ये लीजिए आपकी चाय। सुनिए जी, मैं वो क्या बोल रही थी कि जीवन भर हमने सपने ही देखे हैं कि कब हम लोग महाकुंभ में जाके गंगा स्नान करेंगे, और हम लोग सिर्फ सपने ही देखे हैं, कभी वहां जा नहीं सके। और मैंने तो अब की बार सुना है कि यह महाकुंभ बहुत ही बड़ा महाकुंभ है, जो कि 144 वर्षों के बाद आया है। और ये महाकुंभ तो अब हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि यह महाकुंभ तो अब अगले 144 साल के बाद ही वापस आएगा, और तब तक तो हम लोग जिंदा भी नहीं रहेंगे। इसलिए मैं क्या सोच रही थी कि हमें भी इस बार महाकुंभ में जाके गंगा स्नान करना चाहिए। हाँ, तुम बोल तो सही रही हो। सपने तो तुम्हारे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये सपने पूरा करना हम गरीबों के कहाँ बस की बात है। अरे पगली, कुंभ तो बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग जाते हैं। हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। हम एक टाइम खा ले तो दूसरे टाइम का कोई पता नहीं। तो अब तुम ही बताओ, हम लोग महाकुंभ कैसे जाएंगे? शायद यही हमारी किस्मत है। सुनिए जी, आप कुछ कीजिए ना प्लीज। इस बार कुछ भी करके महाकुंभ तो जाना है मुझे। कुछ भी करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ, लेकिन इस बार हमें महाकुंभ लेके चलो। ठीक है सुमित्रा, यदि तुम इतना बोल ही रही हो तो मैं कल ही सेठ जी के पास जाके कुछ कर्जे पे पैसे लेके आता हूँ। मैं उनसे पैसे मांग के देखता हूँ। यदि वो हमारी मदद कर देंगे तो हम लोग महाकुंभ जरूर चलेंगे। जी, आप जाइए और सेठ जी से बोलना कि वो हमें कुछ पैसे उधार दे दे। हम लोग उनके पैसे जल्दी ही चुका देंगे। यदि सेठ जी पैसे दे देंगे तो हम लोग महाकुंभ जाके गंगा स्नान कर सकेंगे। अरे पप्पू, तुम्हें पता है इस बार मैंने महाकुंभ जाने के लिए कितने सारे इंतजाम किए हैं। इस बार मैंने अपनी गाड़ी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है ताकि मैं आराम से महाकुंभ की यात्रा कर सकूं। अरे वाह सेठ जी, आपसे बड़ा धार्मिक आदमी तो इस पूरे संसार में कोई भी नहीं है। तभी तो लक्ष्मी मैया की इतनी ज्यादा कृपा है आपके ऊपर। हाँ पप्पू, तुम बोल तो सही रहे हो। हाँ सेठ जी, आप तो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हो, अमीर आदमी हो आप तो। आप लोग तो कुछ भी कर सकते हो, और हम गरीब लोग तो महाकुंभ में जाने का सपना ही देख सकते हैं। अरे तुमने क्या कहा, सपना? अरे तुम गरीब लोगों को तो महाकुंभ का सपना भी नहीं देखना चाहिए। ये सब तो हम जैसे अमीर लोगों को ही शोभा देता है। अरे तुम लोगों को पता भी है कितनी भीड़ होती है महाकुंभ के अंदर? अरे पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। तुम जैसे गरीब लोगों के लिए तो महाकुंभ में जगह भी नहीं है। जाने का सपना देख रहे हो? तुम्हें पता भी है महाकुंभ में जाने का कितना खर्चा आता है? चल जा अब यहाँ से, जाके अपना काम कर। बड़ा आया महाकुंभ का सपना देखने वाला। सेठ जी, अरे आओ भोला, क्या बात है? सेठ जी, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। अरे भोला, क्यों? तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? वो सेठ जी, मैं अपने परिवार के साथ महाकुंभ में जाने का सोच रहा था। अरे क्या कहा तुमने? महाकुंभ? अरे सुबह सुबह तुमने भांग का गोला खा लिया है क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम कि तुम महाकुंभ जाओगे? अरे तुम जैसे गरीब लोग हम जैसे अमीर लोगों के साथ स्नान करने लगे तो हम अमीरों और तुम गरीबों में क्या फर्क रह जाएगा? क्या फर्क रहेगा बताओ? ऐसा तो मत बोलिए सेठ जी। भगवान के सामने क्या अमीर और क्या गरीब, उनके लिए तो सब एक समान है। आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं टाइम पे आपके सारे पैसे एक एक पैसा चुका दूंगा, एक एक पाई आपकी वापस कर दूंगा। सेठ जी, मेरी फसल भी पककर तैयार हो गई है। मैं कुंभ से आते ही अपनी फसल को काट के उसको बाजार में बेच दूंगा, और आपका सारा कर्ज सूद समेत लौटा दूंगा सेठ जी। मेरा परिवार बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा है सेठ जी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें एक भी पैसा उधार नहीं दूंगा भोला। किसान हो तो किसानी करो, हल चलाओ खेत के अंदर, क्योंकि कुंभ का मेला तो हम जैसे दौलतमंद आदमियों के लिए ही है। सेठ जी, महाकुंभ दौलत से नहीं बल्कि भक्ति से जाया जाता है। सेठ जी, यदि आप मेरी और मेरे परिवार की मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार महाकुंभ तो मैं और मेरा परिवार जाकर ही रहेंगे। अच्छा, तो देखता हूँ कैसे लेके जाते हो तुम अपने परिवार को महाकुंभ में। अरे
देखा है मैंने तुम्हारे जैसे लोगों को। तुम जैसे लोग बड़े बड़े सपने तो देख लेते हो, लेकिन उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते। ठीक है सेठ जी, चलता हूँ। अरे आ गए आप। क्या कहा सेठ जी ने? पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया सुमित्रा। सेठ बहुत ही घमंडी और बेकार आदमी है। वो तो हम गरीबों को कुंभ में जाने ही नहीं देना चाहता। हे भगवान, तो क्या अब हम लोग महाकुंभ में नहीं जा पाएंगे? अरे तुम यूं उदास क्यों हो रही हो सुमित्रा? तुम चिंता मत करो, सेठ ने हमारी मदद नहीं की तो क्या हुआ? अरे पगली, इस बार तो हमारी फसल काफी अच्छी हुई है और पककर भी तैयार हो गई है। तुम चिंता मत करो, मैं 8-10 दिन में अपनी सारी फसल काट के उसको बाजार में बेच दूंगा और उस पैसे से हम लोग महाकुंभ चलेंगे। तुम तो बस सामान बांधना शुरू कर दो। अरे सेठ जी, सुन रहे हो? मुझे तो लगता है कि अब इस गांव में आपका दबदबा कम हो गया है। मैंने सुना है कि वो भोला आपको बराबर की टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। मैंने तो सुना है कि वो महाकुंभ जाने के लिए अगले 8-10 दिन के अंदर अंदर अपनी सारी फसल काट रहा है और उस फसल को बाजार में बेच के जो पैसे आएंगे उसको लेके अपने परिवार को लेके महाकुंभ जा रहा है। क्या कहा तुमने? उस भोले किसान की इतनी हिम्मत? वो आज मेरी आंखों में आंखें डाल रहा है। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो अब करना क्या है सेठ जी? यदि आप कहो तो मैं उसे ठिकाने लगवा दूं। नहीं, तुम एक काम करो, भोला अपनी फसल अगले 1 सप्ताह में काटेगा, लेकिन तुम एक काम करना, आज रात को ही उसके खेत में जाके उसकी सारी फसल को आग लगा देना। ना ही तो रहेगी उसकी फसल और ना ही रहेगी उसकी अकड़। फिर पता लगेगा उसको कि इस सेठ से पंगा लेके उसने अच्छा नहीं किया। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें, मैं आज रात को ही उसके सारे खेत में आग लगा देता हूँ, जिससे उसकी सारी फसल जल जाएगी। अब मैं क्या करूँ? मेरी सारी फसल जल के राख हो गई है। अब मेरी फसल नहीं रही। अब मैं कैसे महाकुंभ देखने के लिए प्रयागराज जा पाऊंगा? अरे भाई, तुम यूं उदास क्यों बैठे हो? उदास नहीं बैठू तो अब क्या करूं? मेरी सारी फसल जल के राख हो गई है। अरे भोला भाई, मैंने तो सुना है कि आपकी मेहनत सेठ जी को खटक रही थी और उस सेठ के चेले ने ही तुम्हारी सारी फसल को जला के राख किया है, क्योंकि वो चाहता था कि तुम महाकुंभ देखने के लिए प्रयागराज ना जा पाओ। इसीलिए उसने तुम्हारी सारी फसल को जला दिया। अब आप क्या करोगे? सेठ मेरी फसल को आग लगा सकता है, लेकिन मेरी आस्था को नहीं। अब मैं दूसरों के खेतों में काम करूंगा, लकड़ियां बेचूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन महाकुंभ में तो मैं जाके ही रहूंगा। मैंने तो महाकुंभ में जाने की सारी तैयारी कर ली है। एक काम करता हूँ, बाजार से जाके थोड़े कपड़े भी खरीद ले आता हूँ। मैं अभी अपनी पत्नी को लेके बाजार जाता हूँ और बाजार जाके अपने लिए थोड़े कपड़े खरीद लेता हूँ। अरे वाह भाई, इस घर में तो कोई भी नहीं है। एक काम करता हूँ, आज इसी घर में चोरी करता हूँ। ये घर तो किसी बहुत ही ज्यादा पैसे वाले का लगता है। मैं फटाफट से अभी इस घर में हाथ साफ कर देता हूँ। अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मैं डकैत हूँ और यहाँ पे डकैती करने के लिए आया हूँ, और तू भी चुपचाप निकल जा अब यहाँ से। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। या तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सारे गांव को अभी इकट्ठा कर लूंगा। अबे ओए लड़के, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तू हमें जानता नहीं है कौन है। कि 2 मिनट में तुझे टपका दूंगा। चल निकल अब यहाँ से। देखिए ना, कितनी ज्यादा चोट आई है आपको। क्या जरूरत थी आपको उन गुंडों मवालियों से भिड़ने की? अरे सेठ जी, आप आइए। सेठ जी, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, और तो और मैंने तो तुम्हारे खेत में आग भी लगवा दी। इतना सब होने के बाद भी आज तूने हमारे घर को लुटने से बचा लिया, और मेरे वो नौकर जिनकी मैंने आज तक मदद की, वो लोग वहां से भाग गए। मुझे माफ कर दो भोला, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है।
आज के बाद मैं किसी को भी अमीर और गरीब नहीं समझूंगा। और हाँ, मैं उस तुम्हारी जलाई हुई सारी फसल का तुम्हें पैसा दूंगा जो कि मेरे घमंड की वजह से जल गई थी। और साथ ही एक बड़े भाई की तरह तुम्हारा महाकुंभ में जाने का खर्चा भी उठाऊंगा। आज के बाद हम सब लोग एक परिवार की तरह रहेंगे। ये तो मेरा कर्तव्य था सेठ जी, और आपने जो किया वो आपका कर्म था, और मैंने जो किया वो मेरा कर्म था। ईश्वर सब देखता है। तो चलो हम लोग अब प्रयागराज चलते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं। तो हाय गाइज, आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।